हाय गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर। तो केमिस्ट्री गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, सरफेस केमिस्ट्री में अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, यानी अधिशोषण को कौन कौन से फैक्टर कारक प्रभावित कर सकते हैं, उसमें से पहला आपको बताया गया था अधिशोष्य की प्रकृति, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अधिशोष्य क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। कोई गैस किसी ठोस की सतह पर जाकर अधिशोषित होता है तो वह गैस किस नेचर का है, उस गैस की प्रकृति क्या है, इस पर निर्भर करता है अधिशोषण की मात्रा। कहा जाता है कि किसी ठोस पर किसी गैस का अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है, यहाँ टू पार्ट में करके आपको समझा देते हैं। इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस जो है, इसकी हाइड्रोजन के तुलना में, किसकी तुलना बेटा? हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो ये किसी भी सरफेस पे जाकर आसानी से अधिशोषित हो जाएगा। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में, क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से द्रवीभूत नहीं हो सकता। इसी प्रकार O2 जो है, O2 की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अधिशोषित होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग हीलियम देख सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग नाइट्रोजन देख सकते हैं। तो ये सब गैसेस हैं जो आसानी से द्रव में नहीं बदलते हैं, इसलिए इनका अधिशोषण बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। यहाँ पे हम लोग अमोनिया देख सकते हैं। क्या बेटा देख सकते हैं? अमोनिया है, SO2 है। ये सभी गैसेस जो हैं आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं, आसानी से द्रव में बदल जाते हैं, इसलिए इसका अधिशोषण किसी ठोस की सतह पर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि गैस के नेचर देखिए, इन सभी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नेचर जो है इन सभी गैसों की तुलना में क्या है? बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? ये आसानी से द्रव में बदल जाते हैं और ये आसानी से द्रव में नहीं बदलते, और जो आसानी से द्रव में बदल जाते हैं उसका अधिशोषण अधिक होता है। तो पहला हम लोग सबसे, किसी भी ठोस पर किसी गैस के अधिशोषण उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर गैस आसानी से द्रवीभूत होने वाला होगा, आसानी से द्रव में बदलने वाला होगा, तो वह क्या हो जाएगा? अधिशोषण उसका ज्यादा होगा। जो आसानी से द्रव में नहीं बदलता होगा उसका अधिशोषण कम होगा। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कर लिए, हटा दें इसको। सेकेंड बाबू है यहाँ पे अधिशोषक की प्रकृति। इसकी प्रकृति अधिशोषक की प्रकृति। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, अधिशोषक की प्रकृति। देखिए बेटा, इस सरफेस पे कोई गैस आकर अधिशोषित हो रहा है, तो ये सरफेस अधिशोषक हुआ, गैस अधिशोष से हुआ। तो आपसे अगर पूछे कि मान लीजिए ये वॉल है, ये रफ हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे कलर हो गया, पेंटिंग हो गया, अगर ये रफ होता और ये एक बोर्ड होता, तो अगर हम इस पे धूल फेंकते, इस दीवार पर फेंकते, इस बोर्ड पे भी फेंकते, धूल जमा करते, और ये बोर्ड क्या था? रफ था। आपसे पूछे कि धूल किस पर अधिशोषित होगा, ज्यादा धूल किस पर जमेगा? आपका आंसर होगा सर डेफिनेटली वैसे सरफेस पे, इस सरफेस होगा कि दीवार के सरफेस पर अधिशोषण धूल का अधिक होगा। किसके बनिस्पत? बोर्ड के बनिस्पत। तो वही धूल है, उसका अधिशोषण इस बोर्ड पे ज्यादा हो रहा है, इस बोर्ड पे कम हो रहा है और इस दीवार पे ज्यादा हो रहा है। यानी अलग अलग सरफेस पे, अलग अलग पृष्ठ पर अधिशोषण अलग अलग होता है। वह किस पे निर्भर कर रहा है? कि अधिशोषक जिस पृष्ठ पर जाकर अधिशोषित हो रहा है उसका नेचर क्या, उसका प्रकृति क्या है, यानी अधिशोषक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं? अधिशोषक की प्रकृति। किसी ठोस पर, क्या? किसी ठोस पर गैस का अधिशोषण अधिशोषक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग सरफेस पर, अलग अलग सतह पर, अलग अलग पृष्ठ पर अधिशोषण की मात्रा भी अलग अलग और भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है और भिन्न भिन्न।
तो सेकेंड आप लोग का कारक था अधिशोषक की प्रकृति। जैसे मान लीजिए कि धूल समान प्रेशर से इस दीवार पे स्ट्राइक करे, इस बोर्ड पे स्ट्राइक करे, मेरे फेस पे स्ट्राइक करे, बुक पे स्ट्राइक करे, टेबल पे स्ट्राइक करे जाए धूल, तो धूल क्या होगा मेरे इस बोर्ड पे, इस दीवार पे, इस टेबल पे, इस दीवार पे, मेरे चेहरे पे समान मात्रा में थोड़ी अधिशोषित होगा, अलग अलग सतह पर अलग अलग मात्रा में अधिशोषित होगा। यानी कि अधिशोषक यानी जिस सतह पर जा रहा है उसका नेचर क्या है इस पर भी निर्भर करता है। आपसे पूछे एक खुरदरा दीवार है, एक प्लेन दीवार है, दोनों में धूल किस पर जाकर ज्यादा अगर किया जाए तो जमेगा आपके खुरदरा दीवार पे, क्योंकि दोनों का सरफेस का नेचर जो है अलग है। थर्ड है पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन चीज है? तो तीसरा आपका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया है। किसी अधिशोषक या किसी सतह का सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण की मात्रा भी उतना ही अधिक होगी। जैसे कि कोई अगर मेटल है चूर्णित रूप में, किस रूप में? चूर्णित, पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में है, पाउडर के रूप में है या चूर्ण के रूप में है, तो उस पर अधिशोषण अधिक होगा, क्योंकि पाउडर के फॉर्म में उस मेटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। यानी किसी भी सरफेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस पर अधिशोषण की मात्रा उतना ही अधिक होगी। किसका? किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अधिशोषण की मात्रा भी अधिक होती है। अधिशोषण की मात्रा भी अधिक होती है। अगर यहाँ पे एक नोट लिखना चाहें, यहाँ पे एक नोट, तो कहा जाता है चूर्णित ठोस पर अधिशोषण अधिक होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया अधिक होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूर्णित, तो चूर्णित धातु पर अधिशोषण अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि चूर्णित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। माइंड मेकअप रखिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण की मात्रा उतना ही अधिक। तो ये समझ में आ गया। अब आपको चौथा जो है उसके ओर ले चलते हैं। चौथा क्या है फैक्टर? तो चौथा है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। काफी इजी है, काफी इजी है। ताप का प्रभाव, ताप अगर बढ़ता है, ऊपर एरो दे दिए इसका मतलब बढ़ता है। अधिक ताप होता है, अधिक ताप अगर होता है तो उस पर भौतिक अधिशोषण घटता है। भौतिक अधिशोषण घटता है। तो आप देख सकते हैं कि अधिक ताप अगर बढ़ता है तो भौतिक अधिशोषण क्या होने लगता है? घटने लगता है। ताप बढ़ेगा, भौतिक अधिशोषण घटेगा। रासायनिक अधिशोषण, ताप जैसे जैसे बढ़ता है पहले और फिर क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण शुरुआत में क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है और उसके बाद क्या होने लगता है? घटने लगता है। लेकिन भौतिक अधिशोषण जो होता है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है? घटता है। तो चौथा आपका कारक था ताप का प्रभाव। इसके बाद है दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी ठोस के अधिशोषण पर? ली-सातैलियस सिद्धांत के अनुसार, तो ली-सातैलियस सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर गैस का अधिशोषण का आयतन जो होता है बहुत ही कम होता है। अर्थात कौन अधिशोषण होता है? भौतिक अधिशोषण। ये था दाब का प्रभाव। और पांचवा इसके बाद
पांचवा है अधिशोषित गैस के परत की मोटाई, अधिशोषित गैस के परत की मोटाई, पांचवा ये। छठा आपको यही बताए थे, अधिशोषित गैस के परत की मोटाई पर बहुआण्विक परत बनाता है। तो कह सकते हैं कि लैंगमुयर के ने प्रदर्शित किया, लैंगमुयर वैज्ञानिक था, इन्होंने प्रदर्शित किया कि निम्न दाब पर भौतिक रूप से अधिशोषित गैस जो होता है एक आणविक परत के रूप में बनता है, मोटी परत के रूप में बनता है। लेकिन अधिक प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाता है, दाब बढ़ा दिया जाता है, तो वह बहुआण्विक परत के रूप में बैठ जाता है। तो इस तरह से हम लोग अभी जाने हैं कि किसी ठोस की परत पर अर्थात किसी अधिशोषक पर किसी गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो पहला था अधिशोष्य की प्रकृति, दूसरा था अधिशोषक की प्रकृति, तीसरा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, चौथा था ताप का प्रभाव, पांचवा दाब का प्रभाव पांचवा था। उसके बाद ये छठा आपको दिख रहा है कि अधिशोषण को प्रभावित करने अधिशोषित गैस के परत की मोटाई। तो ये था अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें जानेंगे किसके बारे में, अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी, अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी, यानी कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो, उसके बारे में अवश्य ही अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और एक और वीडियो आएगा उस पे हम लोग जानेंगे उत्प्रेरक के रूप में, स्पेशली उत्प्रेरक के लिए अलग आएगा और अधिशोषण समतापी के बारे में अलग आएगा। तो इस वीडियो को वॉच कीजिए और अधिक से अधिक फायदा उठाइए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।